नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो 1857 में होता है रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई भी कहा जाता है। तो उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये समझ में आ जाता है कि इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन संभालना ईस्ट इंडिया कंपनी को जम नहीं रहा, और जहाँ तक कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात है तो वो तो उनसे पहले ही छीन ली गई थी। तो ऑलरेडी तैयारियां चल रही थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कभी भी पावर को टेक ओवर करने वाली थी ईस्ट इंडिया कंपनी से। यहाँ रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद तो उन्हें एक बहाना मिल गया पूरी तरह से पावर को अपने हाथ में लेने का। तो 1858 में पास होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और यहाँ पर जो कंपनी थी उसको ये समझ आ चुका होता है कि ये जो रिवोल्ट हुआ इसके जो कारण थे, काफ़ी सारे कारण ये थे कंपनी की पॉलिसीज़ की वजह से। तो उन्होंने बोला कि अब हम कंपनी को ही हटा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही डिसॉल्व कर रहे हैं, और हम अब से जो भारतीयों की ज़रूरतें हैं उनके ऊपर अच्छे से ध्यान देंगे। तो इस एक्ट के साथ जो वहाँ की महारानी थी क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने पावर को अपने हाथ में ले लिया और अब से वो एम्प्रेस ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने लगी। तो अब हम इस एक्ट के अंदर की फीचर्स को जान लेते हैं। तो इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को लिक्विडेट कर दिया गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से डिसॉल्व कर दी गई और पावर आ गई अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में। उसके साथ जो एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, यहाँ पर क्या था कि एक डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया गया था। इस डुअल गवर्नमेंट के सिस्टम के अकॉर्डिंग जो कंट्रोल था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दो बॉडीज़ के हाथों में था। ये दोनों बॉडीज़ मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी को संभाल रहे थे। तो इन दोनों को भी अब ख़त्म कर दिया गया, दे वर स्क्रैप्ड। अब इनकी जगह पर लाया गया एक अलग पोस्ट, और ये पोस्ट थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये बेसिकली एक कैबिनेट मिनिस्टर था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू अब से ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया को गवर्न करेगी। यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो मीडियम है जिसके थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट सवाल पूछ सकती है इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है उसके बारे में। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल बनाया गया, और इस काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स थे। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में ये 15 मेंबर्स मदद करेंगे। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेसिकली अभी बैठता लंदन में ही था, वहाँ के पार्लियामेंट में। और लेकिन इसकी सैलरी जो थी वो इंडियन रेवेन्यू से दी जा रही थी, इंडिया के अंदर से जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं उसके थ्रू दी जा रही थी। और इन काउंसिल के मेंबर्स की भी सैलरी अभी इंडिया के थ्रू ही दी जा रही थी। तो पहले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं इंडिया के वो थे लॉर्ड स्टैनली। उसके अलावा एक और जो चेंज किया गया वो ये था कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर संभाल अपनी देखरेख संभालने के लिए एक पोस्ट चाहिए थी, जो जिससे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को की देखरेख कर सके। तो इसके लिए एक वाइसरॉय की पोस्ट बनाई गई। लेकिन चक्कर ये था कि अगर इंडिया के अंदर पहले से ही एक ऐसी पोस्ट थी जो कि इंडिया का सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार थी, जो कि थी गवर्नर जनरल की। तो अगर वाइसरॉय और गवर्नर जनरल अलग अलग पोस्ट पे होते तो इन दोनों के बीच में पावर को लेके एक संघर्ष शुरू हो जाता। इसलिए गवर्नर जनरल और वाइसरॉय दोनों ही पोस्ट सेम पर्सन को दे दी गई। तो बेसिकली क्या था कि ये जो इंडिया के अंदर ये जो गवर्नर जनरल है, जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अपना अ, बातचीत करेगा या उनके साथ डिस्कस करेगा इंडिया के अंदर के इश्यूज, तो ये गवर्नर जनरल कहलाएगा। और जब ये रिपोर्ट करेगा वहाँ की रानी को तो ये कहलाएगा वाइसरॉय। इसके साथ ही ये जो वाइसरॉय था ये इंडिया के अंदर जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो ये जब भी गवर्नर जनरल प्रिंसली स्टेट्स के अंदर विजिट करता था तो वो वाइसरॉय कहलाता था। और बाकी के टाइम जब भी जो नॉर्मल एरिया है जो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर था वहाँ पर ये सेम पर्सन गवर्नर जनरल कहलाता था। तो पहले गवर्नर जनरल और वाइसरॉय ऑफ इंडिया दोनों जो थे, जो कि एक ही पर्सन था, वो बने लॉर्ड कैनिंग। और ये वाइसरॉय ये जो गवर्नर थे अलग अलग प्रेसिडेंसीज के, अब से ये नियुक्त किए जाएंगे क्राउन के द्वारा, और जो वाइसरॉय है उसे भी नियुक्त करेगा जो वहाँ की राजा या रानी हैं वो नियुक्त करेंगे।
इस वायसरॉय को असिस्ट करने के लिए पहले की तरह ही अब भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल रखा गया, तो यहाँ पर इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। और इस 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी, जिसके थ्रू राज्य हड़प लेते थे जो ब्रिटिशर्स थे, अब से उसको अबॉलिश कर दिया गया। यहाँ पर बात कर ही गई कि अब से इंडियंस को ज़्यादा फेयरली नियुक्त किया जाएगा, लेकिन उनके क्वालिफिकेशन के बेस पर। तो यहाँ बोला गया कि इंडियन सिविल सर्विसेज में अब से इंडियंस की जो गिनती है वो बढ़ा दी जाएगी। उसके अलावा जब ये एक्ट पास हुआ, ये एक्ट आया था 1858 के अगस्त में, और उसके बाद जो लोग थे वहाँ के, इंडिया के, वो काफ़ी कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि मान लो जो सोल्जर्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, अब उनका क्या होगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो डिसॉल्व हो गई। और ऊपर से मान लो जो स्टेट्स हैं जिन्होंने 1-2 साल पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन किया है, जिन प्रिंसली स्टेट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन किया, उनका अब क्या होगा। तो उसके लिए एक क्वीन प्रोक्लेमेशन आया, यानी कि रानी का जाहिरनामा इशू किया गया नवंबर में। तो नवंबर 1858 में एक दरबार लगाया गया। वहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने रानी की इस अनाउंसमेंट को पढ़ा। ये दरबार लगाया गया था इलाहाबाद में, और यहाँ पर ये बताया गया कि जो सोल्जर्स मिलिट्री में सर्विस दे रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, उनको अब क्वीन की आर्मी में भी रख लिया जाएगा। और जो सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी साइन की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अब वो सेम ट्रीटीज मानी जाएंगी। तो जो इंडियन प्रिंसेस थे उनको उनका इंडिपेंडेंट स्टेटस अभी भी बरकरार रहेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो जैसे मैंने बताया वो हटा दिया गया था। तो ये सब चेंजेस किए गए थे चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। तो यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही थी कि हम अब से आपके जो कल्चर है उसके अंदर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपकी जो सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर हम इंटरफेयर करना कम कर देंगे, और हम बेटर एडमिनिस्ट्रेशन लेके आएंगे जिसके अंदर इंडियंस को भी इंक्लूड करा जाएगा। तो ये सब प्रोमिस किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के साथ। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।